नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। 4:50 लेकिन अब तो हो गए हैं 51 मिनट। आप देख रहे हैं गूंज न्यूज 18 इंडिया पर। तो पश्चिम एशिया के हालात अभी आप सुन रहे थे, मेजर आर्य आपको बता रहे थे, मेरे मित्र आपको बता रहे थे। लेकिन इस वक्त जिस तरीके की पॉलिटिक्स यहां देश में हो रही है, शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने का फैसला कर लिया है। शुक्रवार शाम 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए यह बैठक होगी और इसमें जो इलेक्शन बाउंड इलाके हैं वहां के सीएम्स नहीं होंगे। बुधवार को संसद भवन में सर्वदलीय बैठक हुई और बैठक में मौजूद भारत के ज्यादातर सियासी दलों के प्रतिनिधियों को सरकार ने पश्चिम एशिया की जंग की पूरी जानकारी दी। इसके बाद राजनीतिक दलों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने अपने अपने सवाल सरकार के सामने रखने भी चाहिए थे। उनमें से एक सवाल था अमेरिका ईरान के बीच सीजफायर की बातचीत में पाकिस्तान का जो रोल है वो क्या है। हमें सोर्सेज बता रहे हैं कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान ऐसा 1981 से कर रहा है। एक तरह से यूएस ने सालों से पाकिस्तान को ईरान के साथ बातचीत में लगा रखा है। हम पाकिस्तान की तरह दलाल देश नहीं है, यह एस जयशंकर ने कहा। अब जैसे ही यह बयान सामने आया, कांग्रेस ने सरकार पर तंज कसना शुरू कर दिया। घरेलू सियासत तो अपनी तरफ है, लेकिन पहला सवाल जो ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत में पाकिस्तान की भूमिका पर उठता है, उसका जवाब क्या है। हर देश से कर्ज मांगने वाला पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच कौन सा रोल अदा कर रहा है। और यह सवाल सबसे पहले हमने भारत के इजराइल के राजदूत रुवैन अजार से पूछा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान फैसिलिटेटर की भूमिका निभा सकता है, मीडिएटर की नहीं, नेगोशिएटर की नहीं। आप सुनिए। There are also news that Pakistan is mediating. Is it true? Well, we have heard in the media that Pakistan may facilitate some of the negotiations. I think that the term mediation is a bit misused. You know, mediation sometimes means that a party is involved in actually sending proposals or actually has a stake in rewarding this side or the other. I don't think that we're there. I think that this is a negotiation that is being managed by the United States, and different countries could maybe facilitate. Okay, and what do you mean by facilitation? Well, you know, sometimes facilitation means that you're going to host a meeting or you're going to help communicate. It means you will help communicate or you might host a meeting. इन दोनों में अंतर क्या है, आप समझ लीजिए। मीडिएटर मतलब होता है जो दो लड़ रहे देशों को आमने सामने बैठाकर बातचीत करवाए, शांति की भूमिका तैयार करे। लेकिन अमेरिका और ईरान के मामले में पाकिस्तान की भूमिका फैसिलिटेटर की हो सकती है। अभी इस पर कोई जिसे कहते हैं ना मुहर नहीं लगी है। एक तरह से मैसेंजर की भूमिका, जैसे मैसेंजर एक आदमी का मैसेज लेकर दूसरे को पहुंचाता है और दूसरे का पहले वाले को पहुंचाता है, उसी तरह पाकिस्तान अमेरिका की लिस्ट लेकर ईरान को पहुंचा रहा है, ईरान से लिस्ट लेकर अमेरिका को पहुंचा रहा है। और पाकिस्तान ये इसलिए कर रहा है क्योंकि 1960 से लगातार दक्षिण एशिया में पाकिस्तान अमेरिका का अड्डा रहा है। जब 1979 में यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में हमला करा और कब्जा किया, तो अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल करके तालिबानी लड़ाकों को हथियार और रसद देने का काम शुरू किया। नाम पाकिस्तान का खराब हो रहा था, काम अमेरिका कर रहा था। फिर 9/11 के बाद भी पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ किया। यानी जिस तरह से पाकिस्तान आतंक को पनाह देकर खुद को छिपाता है, वैसे ही अमेरिका पाकिस्तान को आगे करके पर्दे के पीछे पूरा खेल रचता है। और पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान की जो मध्यस्थता है वो अमेरिका की तरफ से एक कठपुतली की तरह बैठ सकता है। और ये पाकिस्तान मध्यस्थता और मीडिएटर और नेगोशिएटर और देखिए क्या क्या कर रहा है, मतलब ये कौन सोच सकता है। ना तो ईरान और ना ही अमेरिका इस बात को कबूल कर रहे हैं।
पाकिस्तान का नाम लेकर कोई अगर भारत की सरकार को आईना दिखाना चाहता है तो उन्हें पहले यह बताना चाहिए कि ईरान जंग के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 24.4%, डीजल की कीमत 21.8% बढ़ गई। पेट्रोल की कीमत 321, डीजल 335 प्रति लीटर पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गया है। कच्चे तेल की कमी की वजह से पाकिस्तान में वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया गया है। तेल बचाने के लिए सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया गया है। ऊर्जा संकट के कारण पाकिस्तान में शिक्षण संस्थानों को 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिया गया है। सरकारी अधिकारियों और नेताओं के गाड़ियों के इस्तेमाल पर 50% की कटौती कर दी गई है। मंत्रियों के वेतन में कटौती कर दी गई है। पाकिस्तान में होने वाले पीएसएल को सिर्फ 2 मैदान तक सीमित कर दिया है। तेल बचाने के लिए मैच के दौरान दर्शकों की एंट्री बैन कर दी गई है। पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। लोगों को तेल नहीं मिल रहा है। आटा टमाटर तो पहले से गायब थे। उस पाकिस्तान का नाम लेकर भारत में सियासत करने की कोशिश हो रही है। और भारत तो हमेशा से जंग के खिलाफ रहा है। पश्चिम एशिया के संकट के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने जितने भी राष्ट्र प्रमुख हैं उनसे बात की और सबसे एक ही बात की, भारत जंग के खिलाफ है। कूटनीति से हर समस्या का समाधान हो सकता है। और यही लाइन भारत रूस और यूक्रेन जंग को लेकर भी दोहराता रहा है। और बताइए ना, आजाद भारत के बाद से अब तक के इतिहास में हमने कौन सी लड़ाई में मध्यस्थता यहां करके इस बार जो है माहौल बदल दिया हो? कि इससे पहले तो खूब मध्यस्थता की थी, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद नहीं हो पा रहा है। भारत एक संप्रभु देश है। भारत अपने हित के हिसाब से ही कदम बढ़ाता है। किसी से कर्ज और पैसे की चाह में उसका मैसेंजर नहीं बनता है। और कांग्रेस कह रही है कि 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के बाद पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग हमारे टाइम पर पड़ गया था, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार दुनिया को पाकिस्तान की साजिशपूर्ण भूमिका के बारे में समझाने में सफल रही थी। सरकार की विफलताओं ने एक टूटे हुए देश को ब्रोकर देश बना दिया। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जयराम रमेश जी दावा कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब पाकिस्तान को अलग थलग करने का दावा किया जा रहा था, भारत के प्रधानमंत्री उसी वक्त तब के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ 26/11 के महज 8 महीने बाद वार्ता कर रहे थे। कह रहे थे कि भारत और पाकिस्तान दोनों आतंक से पीड़ित है। यह अलग थलग करना होता है। अलग थलग ऐसे किया जाता है कि आपने पाकिस्तान के आतंक के कारण मुंबई के 166 से ज्यादा लोगों की जान चले जाने के बावजूद बातचीत का रास्ता अपनाया। उसी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ फिर 2011 में मैच का लुत्फ उठाया। कितना अलग थलग पड़ा हुआ था पाकिस्तान। तस्वीरें चीख चीख कर कह रही है, उसके अकेलेपन की गवाही दे रही है। अब या तो यह तस्वीर झूठी है या फिर आपके दावे सियासत की चाशनी में डूबे हुए हैं। और ऐसे तथ्यों की कमी नहीं है। 11 जुलाई 2006 की तारीख आज के जेन जी को याद नहीं होगी। गूगल पर सर्च कर लीजिए और इसके साथ मुंबई शब्द को जोड़ दीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि इस दिन मुंबई में पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने भयंकर ट्रेन बम ब्लास्टिंग की थी और उसमें 189 लोगों की जान चली गई थी। ठीक 2 महीने बाद 16 सितंबर 2006 को देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल मुशर्रफ के साथ बायलैटरल टॉक्स में हिस्सा ले रहे थे। यह रवैया था पाकिस्तान और आतंक के खिलाफ। इसे अलग थलग करना कहते हैं। यह दावा कि पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया जाएगा। और जब अलग थलग करते हैं तो फिर उसे हैसियत में रखते हैं, बातचीत नहीं करते हैं। उसके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक होती है, एयर स्ट्राइक होती है, ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई होती है। खैर, नेताओं की बयानबाजी अलग। मैं दर्शकों से पूछना चाहती हूं, एक आम नागरिक के तौर पर आप बताइए, अगर आप देश का नेतृत्व कर रहे होते तो आपका पहला मकसद देश को कंफर्टेबल हालात में रखना होता इतने भयंकर संकट में, या बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली हरकतें? क्योंकि पाकिस्तान तो अपने लोगों को मैसेंजर वाला चूरन खिला रहा है। परेशानियों से भागने के लिए वो मशहूर पाकिस्तान लोगों को बता रहा, देखिए हम किस पेडेस्टल पर बैठे हुए हैं, जबकि वहां पेट्रोल, गैस, डीजल सब आपके सामने क्या हालत है। देश के लोगों की समस्या सुलझाना प्राथमिकता होना चाहिए या फिर कुछ और? देश का पूरा फोकस कहां होना चाहिए, आप बताइए। और इसीलिए आज गूंज में बड़ा सवाल,
कि पाकिस्तान की असलियत बताने में किसी को क्यों परेशानी हो रही है? क्या पाकिस्तान से कंपेयर करके ही भारत की अहमियत साबित होगी, जिसका इकलौता ईमान जो है वो इस पाकिस्तान का भीख है? ईरान ने भारत को मित्र देश बताया। अब खामेनेई पर जो छाती पीटने वाले हैं वो क्या करें? शुरू कर रही हूं गूंज।